हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारी लूसेंट की आधुनिक भारत की सीरीज चल रही थी, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी लूसेंट की बुक से, ठीक है। तो उसका पार्ट नंबर ये चौथा होगा। इससे पहले हमने तीसरे पार्ट में लगभग 171 क्वेश्चन थे जो यहाँ तक देख लिए थे, ठीक है। ये पार्ट नंबर चौथा होगा और इसमें हम देखेंगे ब्रिटिश शासन, ठीक है। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। और इससे पहले अगर वो किसी ने 3 पार्ट ना देखे हों तो लूसेंट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर लगा रखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के और प्राचीन भारत के भी, फ्रेंड्स। तो आप वहाँ जाकर तैयारी कर सकते हैं, फ्रेंड्स। बैकग्राउंड में पंखे की थोड़ी नॉइज़ वगैरह हो सकती है क्योंकि आज मैं दूसरे कमरे में बैठकर वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप उसको अवॉइड करना जो मैं बोल रहा हूँ। और जहाँ पे ये मार्कर चलेगा बस आप उस पर फोकस करना, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक फ्रेंड्स। अब दिखाई दे रहा होगा सही से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी शासन का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था? तो हम जैसा कि पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। तो आर्थिक क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा शासन इनका प्रभाव पड़ा था, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहले का ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में क्या कहता है, यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए मिलान कर देते हैं। वाणिज्यिक चरण, ठीक है। वाणिज्यिक चरण 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद 1813 तक जब तक चार्टर एक्ट आया था, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है वाणिज्यिक चरण। तो पहले का हो जाएगा पहले से, ठीक है। इसमें क्या क्या गया था? तो इसमें कहा गया था एका, ठीक है, एकाधिपत्य व्यापार एवं प्रत्यक्ष विनियोग काल कहा जाता है इसको। दूसरा देखिए औद्योगिक चरण, तो 1813 से 1860 तक इसको कहा जाता है मुक्त व्यापार का काल। और तीसरा देखिए वित्तीय पूंजीवाद, तो इसमें हो जाएगा 1860 से लेकर 1947 तक, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तीसरा देखिए, ठीक है। भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो जैसा कि अभी मैंने बताया ना, प्लासी के युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद लगभग तय हो गया था कि अब पूरे देश पर, इंडिया पर मतलब ब्रिटिश शासन छा गया है या फिर ब्रिटिश शासन राज करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। ब्रिटिश काल में, ठीक है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो बताइए किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो ये दयसाला पद्धति अकबर ने अपनाई थी, ठीक है। बाकी आपने सुना होगा स्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी और रैयतवाड़ी, तो ये अपनाया गया था। लेकिन हमें ये बताना है कौन सा नहीं अपनाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी, ये दयसाला पद्धति किसने अपनाई थी? तो ये अकबर से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए पाँचवा, भारत में रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसके काल में बिछाई गई? ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए भारत में रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? तो ये बिछाई थी ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज क्लार्क ने, ठीक है। आगे देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत में पहली रेल कब चली, जो कि 1853 में चली थी। हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। 1853 में कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है, ठाणे के बीच चली थी। और ये पूछ रहे कितने किलोमीटर में चली थी? 34 किलोमीटर में, ठीक है। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी 34 किलोमीटर में। और कई बार ये पूछ लेता है कि उस समय किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, झंडू डलहौजी का कार्यकाल था। लेकिन क्वेश्चन और भी डीप में यहाँ से यूपीपीसीएस में पूछा जाता है कि किसके काल में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन का विकास हुआ, किसके काल में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन की पटरियाँ बिछाई गई। तो अगर किसी ने डीप में नहीं पढ़ा होता है तो वो सिर्फ लॉर्ड डलहौजी का नाम देखते ही वहाँ पर टिक कर देता है, क्योंकि पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी 1853 में, तो वो उसी को टिक कर देता है। बट वो आंसर गलत हो जाता है। लॉर्ड डलहौजी के काल में लगभग 4000 किलोमीटर में पटरियाँ बिछाई गई थी, ठीक है। 4000 किलोमीटर के बीच में भारत में पटरियाँ बिछाई गई थी। और जो लॉर्ड कर्जन था ना, इसके कार्यकाल में 28,000 किलोमीटर में पटरियाँ बिछाई गई थी। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया हुआ, डिफरेंस समझ लो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बना है कि किसके कार्यकाल में रेलवे का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन आंसर होगा उसका, ठीक है। तो आगे देखिए, ये हो गया ना, इसका सी है। छठा क्वेश्चन देखिए, भारत में, ठीक है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का वहन, ठीक है, तो किसने ये प्रतिपादित की थी? तो ये किताब लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम या फिर ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। तो ये किताब है दादा भाई नौरोजी की। ये कई बार यूपीपीसीएस में पूछा है, लेकिन एक बार यूपीपीसीएस में 2020 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो ये किताब लिखी है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये कौन से सन में लिखी थी? तो ये सन में लिखी थी 1906 में, ठीक है। ये 1906 में प्रकाशित हुई थी। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, ये यूपीपीसीएस का है। आगे देखिए 1853 में, ये देखिए आ गया ना, ये झंडू डलहौजी का कार्यकाल आ गया, ठीक है। देखिए क्या कहता है 1853 में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफी लाइन किसके बीच शुरू की थी? तो ये की थी कलकत्ता से आगरा के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर
ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली टेलीग्राफ लाइन या फिर जो तार वगैरह भेजते थे ना पहले, तो वही बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 8वां क्या कहता है, भारत में। ठीक है, भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था। ठीक है, भारत में भूराजस्व प्रणाली में निम्नलिखित में से किसने सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है 8वें का। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ठीक है, भारत में। ठीक है, भारत में सबसे पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुंबई में। आगे देखिए, और ये कब की गई थी, तो ये पूछ ले 1854। ठीक है, 1854 में की गई थी। आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी, तो ये करती थी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, मद्रास प्रांत में रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें कृषकों को ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की गई थी। आगे देखिए 11वां नंबर क्या कहता है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी बंदोबस्त या फिर इसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। फ्रेंड्स ये तीनों नाम एक ही के हैं। कभी ये बोल देता है बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त या फिर स्तंभरारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट, तो ये तीनों एक ही के नाम है। ठीक है, घबराना नहीं है। तो ये बताइए स्तंभरारी या फिर परमानेंट सेटलमेंट किसने स्टार्ट किया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी। अगर ये पूछने कब की थी, तो ये की थी 1793। ठीक है, भारत में जो यूपीएससी है, ठीक है, यूपीएससी पुलिस कोर्ट कचहरी तहसील, ठीक है, ये सब कुछ स्टार्ट करने वाला है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये इसी को जन्मदाता कहा जाता है भारत में कानून व्यवस्था का। ठीक है, अगर क्वेश्चन कई बार डीप में बन जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, गाजीपुर में। ठीक है, इतनी बात याद रखना। आगे देखिए 12वां नंबर क्या कहता है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया, तो ये मैंने बता दिया है। ठीक है, कब लागू किया था, अभी बताया ना 1793 में। आगे देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है, तो इनको याद रखना। ये की गई थी 1820 में। ठीक है, 1820 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1820 में ये तीनों व्यवस्था आपको याद होनी चाहिए, टिप ऑफ द टंग। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी, तो मालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी ऑप्शन नंबर डी 1822 में। ठीक है, ये तीनों याद कर लो। स्थायी बंदोबस्त तो ये 1793 में, रैयतवाड़ी तो ये 1820 में और ये 1822 में। ठीक है, 15वां नंबर देखिए, स्थायी बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू किए गए थे, उसमें कौन कौन से शामिल थे, या फिर ये स्थायी बंदोबस्त कहाँ पर लागू हुआ था, तो बताइए ये हुआ था बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, ठीक है, मद्रास में और बनारस में। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाहे पाँचों जगह पर। ठीक है, उस टाइम जो बंगाल था, बंगाल के अंडर ये बिहार और उड़ीसा भी इसी के अंडर आते थे, इतना याद रखना। ठीक है, आगे देखिए 16वां नंबर क्या कहता है। ठीक है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम, ठीक है, अगर अफीम पूछ ले तो अफीम के लिए अंग्रेज किसानों को कहते थे बिहार में अफीम उगाओ। ठीक है, अफीम अगर ये पूछ ले चाय कहाँ उगती थी, तो चाय उगाते थे असम में। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है अफीम उगती थी बिहार में। आगे देखिए 17वां नंबर क्या कहता है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के प्रमुख उत्तरदायी कारण क्या है, तो प्रमुख उत्तरदायी कारण देखते हैं ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टटकर। ठीक है, जो बंगाल में जो सूती वस्त्र हैं, तो इनका पतन क्यों हो गया था, क्योंकि जो भारत से ब्रिटेन में कपड़ा जाता था ना, तो उसमें समुद्री टैक्स वगैरह, जो निर्यात टैक्स वगैरह है, तो काफ़ी उच्च टैक्स लेते थे, इसी वजह से इनका पतन हो गया। आगे देखिए नील कृषकों की, ठीक है, नील कृषकों की दुर्दशा किस पुस्तक नील दर्पण के लेखक हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी, जो कि यहाँ भी पूछा गया है, तो इसका आंसर है दीनबंधु मित्र। ठीक है, लेकिन कई बार ये पूछ लेता है कि किताब में किसका उल्लेख किया गया है, तो जो बिहार में नील कृषक थे ना, जो नील किसान थे, उनसे पीड़ित थे, तो उनके बारे में बताया गया। ठीक है, समझ गए हो गए। 19वां नंबर देखिए, अंग्रेजों द्वारा कहवा। ठीक है, कहवा तो ये देखिए कहाँ आ गया ना, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ पर लगाए गए थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये लगाए गए थे ऑप्शन नंबर डी, वायनाड जनपद में। ठीक है, आगे देखिए अंग्रेजी शासन के दौरान भारत का आर्थिक दोहन का विचार। ठीक है, तो ये आर्थिक दोहन का विचार जो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है, तो ये दादा भाई नौरोजी की है। आर्थिक दोहन भी कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, आगे देखिए भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ठीक है, और ये पूछ ले कब हुई थी, तो 1871 में। ठीक है, 1871-72 में कराई थी प्रथम जनगणना। ठीक है, आगे देखिए 22वां नंबर क्या कहता है, सर टॉमस रो। ठीक है, सर टॉमस रो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, रो। ठीक है, इस रो से बनेगा रैयतवाड़ी। ठीक है, रैयतवाड़ी है ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है ना। रैयतवाड़ी यानी कि मुनरो, रो से बनेगा रैयतवाड़ी, ठीक है ना। मुनरो का संबंध है रैयतवाड़ी से। आगे देखिए भारत में, ठीक है ना, भारत में रेलवे लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ? तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया, मुंबई और ठाणे के बीच हुआ था। 34 किलोमीटर की रेल चली थी, ठीक है ना। आगे देखिए स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो बताइए ये क्या था? तो ये हो जाएगा छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ठीक है। जब ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि अंग्रेज चाहे हमारे देश में कुछ भी कर दे, ठीक है, चाहे वो रेल बिछा रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, हमारे भारतीयों के लिए शिक्षा लेकर आए हो, लेकिन उनका मेन कारण था कि हमें यहाँ से इंडिया से ज़्यादा लाभ कमाना है, पैसा कमाना है और अपने देश को लेके जाना है, ठीक है। तो उन्होंने यही बात कही थी, ठीक है ना। जो हमारे देश के जो इन्होंने शिक्षा पद्धति लाई गई थी, तो वो ये सोच रहे थे हम भारतीयों को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा कर छोटे पदों पर नियुक्त कर देंगे, ऐसे ग्रुप डी या क्लर्क वगैरह की पोस्ट देके हम इनको थोड़ा खुश कर देंगे और बाकी हम इनको लूटते जाएंगे। तो वही कारण है, ठीक है ना। यहाँ देखिए ब्रिटिश शासन के द्वारा आधुनिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये देखिए छोटे प्रशासनिक पदों पर यानी कि ग्रुप डी क्लर्क वगैरह बना के और इनकी भारतीयों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे, ठीक है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे भारतीय जो ये छोटे मोटे पद देकर, ठीक है, खुश करना चाहते थे इंडिया वालों को ताकि हमको ये लूट सके। और आगे देखिए 25वां नंबर क्या कहता है? स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त पूरे भारत में कितने % पर लागू था? तो स्थायी बंदोबस्त हमारे देश में कितने % भूभाग पर लागू था, ठीक है। तो ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ बताना है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं बता रहा था ना कितने % भूभाग पर था, तो पूरे इंडिया में स्थायी बंदोबस्त लागू था 33% ज़मीन पर, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान या राजस्व का कितना % राजू को देना पड़ता था? तो पूरे लगान का 100 में से 89% राजस्व देना पड़ता था, ठीक है। राज्य के लिए तय किया गया था। और जो मैंने क्वेश्चन बताया कि स्थायी बंदोबस्त कितने % पर लागू था, तो 33% याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये लागू की गई थी, ये गई थी मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल, असम और कुर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी ये 5 जगह पर लागू थी। आगे देखिए, ठीक है। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? भूमिकर यानी कि ये पूछा जाता है सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्टिन बर्ड को, ठीक है। 28वां नंबर देखिए, एक सेकेंड, ठीक है। 28वां नंबर क्या कहता है? समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% पर कौन सी व्यवस्था लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी ऑप्शन नंबर डी रैयतवाड़ी, ठीक है। रैयतवाड़ी थी 51% पर, ठीक है। याद रखेंगे, कई बार पूछ लेता है, सबसे ज़्यादा यही थी, ठीक है। रैयतवाड़ी 51% भूमि पर थी हमारे देश में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी है, याद रखेंगे। आगे देखिए भारत में, ठीक है, भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था जो हमारे देश के जो श्रमिक वगैरह थे, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन और सिफारिशें प्रस्तुत करना, ठीक है। ये कहा गया था इसमें जो हमारे देश के जो मजदूर वगैरह हैं उनकी परिस्थितियों में सुधार करने के लिए ये आयोग बनाया गया था। कौन सा? हिटली आयोग, ठीक है। तो याद रखना, ये यूपीपीसीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उसके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता प्रथम बैंक कौन था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पूछा जा रहा है कि सबसे पहला बैंक कौन सा स्थापित किया गया था? तो ये था अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवध कमर्शियल बैंक। आगे देखिए अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था ये मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी पर। ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है ये। आगे देखिए भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित एल्बर्ट विल विवाद, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। तो एल्बर्ट विल विवाद क्यों आया था? कि ये देखिए जहाँ पर अदालतों में दंडिक अधिकारिकता का संबंध था, भारतीयों और यूरोपियों लोगों को बराबरी से रोकना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ तक अदालतों में दंडिक आपराधिकता का संबंध था, भारत तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, ठीक है। सिंपल वे में समझा देता हूँ। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था एल्बर्ट विल विवाद किस लिए आया था कि जो यूरोपीय लोग थे ना, यूरोपीय लोग क्राइम वगैरह करते थे तो यूरोप की अदालतों में उनकी सुनवाई वगैरह होती थी,
ठीक है। तो यूरोपीय जज होते थे, तो जज तो भाई अपने यूरोप के लोगों का फेवर वगैरह करते थे, उनको कड़ी सज़ा नहीं देते थे, छोटी मोटी सज़ा देकर छोड़ देते थे। अगर कोई भारतीय क्राइम कर देता था तो यूरोप की अदालत, यूरोप के जज होते थे, तो भारतीयों को बहुत कड़ी सज़ा देते थे। ठीक है, बहुत कड़ी सज़ा को कड़ा जुर्माना लगाते थे। तो वही बात बताई गई है, यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ठीक है, ये तो आज चाह रहे थे कि जो न्याय है यूरोप के लोगों के साथ बराबर हो और इंडिया के लोगों के साथ भी बराबर हो। ठीक है, समझ गए होगे क्वेश्चन। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो मैंने तीनों बुक पढ़ाई है ना डिटेल में, आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। एकदम यूपीएससी लेवल का एकदम पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आगे देखिए 33 नंबर क्या कहता है। ठीक है, 33 नंबर देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या कहता है, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि। ठीक है, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, तो ये किस कैसी थी, तो ये रजतवाड़ी प्रणाली में थी। ठीक है, यानी कि पहले का दूसरा। एक सेकंड, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ए का दूसरा। ठीक है, आगे देखिए बी नंबर क्या कहता है, मालगुजारी। ठीक है, मालगुजारी में इजारेदारा तथा तहसीलदारों में आवंटित भूमि। ठीक है, मालगुजारी में मालगुजारी के इजारेदारों तथा तहसीलदारों को आवंटित भूमि को क्या कहते थे, उसको कहते थे जागीरदारी प्रणाली, यानी कि बी का पहला। ठीक है, दो एक ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, यानी कि पहले का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा पहले में ही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप मिलान कर लेना। ठीक है, देख सकते हो, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका। ठीक है, अगर आपको एक भी पता होता तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया ना, जो ये स्तंभरारी रैयतवाड़ी है, तो ये 51% पर लागू थी। ठीक है, तो बड़े भूभाग पर लागू थी, तो इसीलिए बड़े सामंतों को आवंटित भूमि रैयतवाड़ी से बिलोंग करेगी, तो पहले का दूसरा एक में ही है। ठीक है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर एक भी पता हो तो आप कर जाओगे। ठीक है, तो आप बाकी मिलान कर लेना। आगे देखिए 34 नंबर क्या कहता है, भारत शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, भारी उद्योगों का अभाव था। ठीक है, भारी उद्योगों का अभाव इसलिए था क्योंकि अंग्रेज जो भी कुछ कर रहे थे अपना मुनाफा कमाने के लिए कर रहे थे, उन्होंने ज़्यादा कुछ यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाई। ठीक है, आगे देखिए यद्यपि भारत के व्यापार में। ठीक है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु किसी भी वस्तु पर व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। तो ये रखा गया था, बताइए किस पर, तो ये रखा गया था ऑप्शन नंबर सी, चाय और चीनी। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये चाय और चीनी दोनों होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी और डी। ठीक है, चाय और चीनी पर व्यापार जारी रखा था, लेकिन 1833 का जो भी चार्टर एक्ट आता है, तो उसमें यह चाय और चीनी पे भी व्यापार बंद कर दिया था 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, ये याद रखना। बट इसके मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर दोनों होने चाहिए, सी और डी। ठीक है, आगे देखिए 36वां नंबर क्या कहता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कर दिया गया था, जो भी आया था ना 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ये मैंने बताया ना कि अंतिम रूप से चाय और चीनी पर भी व्यापार समाप्त कर दिया गया था, तो ये 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, आगे देखिए इसमें स्टेटमेंट बड़ी बड़ी है, लेकिन एकदम डीप में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, आगे देखिए स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतियारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों को पट्टा जारी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इन्होंने जमींदारों को ये कहा था तुम लगान वसूल वगैरह करके हमें दोगे, लेकिन इन जो जमींदार वगैरह थे इन पर कोई नियंत्रण नहीं था, कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, ये यूपीएससी पूछा है, यूपीएससी का क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ठीक है, आगे देखिए ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पढ़कर यहाँ पर ख़त्म होता है, यहाँ ये देखना जरूरी है क्या पूछा सही है कि नहीं। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बताना कौन सा कथन सही था। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए। ठीक है, सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सीधा फैक्ट के रूप में पूछ लेता कि स्थायी बंदोबस्त में क्या था, इसमें जमींदारों के लिए हमेशा के लिए लगान निश्चित कर दिया गया था, इसीलिए इसे स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। पहला सही है।
ठीक है, पहला सही है। तो आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, रैयतवाड़ी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, माहलवाड़ी। ठीक है, माहलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया गया। ठीक है, प्रत्येक खेत का जो भी डायमेंशन के अकॉर्डिंग, लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग उसका भू राजस्व निर्धारित किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल, ठीक है, प्रत्येक महाल के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए इस व्यवस्था को माहलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों ही सही है। ठीक है, आगे देखिए 39वां नंबर क्या कहता है, यहाँ पर मिलान करना है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये लॉलीपॉप है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, मुनरो है क्या कहीं, तो मुनरो रा से बनेगा रैयतवाड़ी, तो बी का दूसरा। ठीक है, बी का दूसरा एक में ही है, तो 1 2 3 ये ऑलरेडी सही तो मिले थे, देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, कॉर्नवालिस पूछा जाता है, लेकिन इसके जो और भी व्यक्ति संबंधित है, चार्ल्स ग्रांट और जॉन थॉ। ठीक है, ये भी नाम याद रखना। रैयतवाड़ी से बनेगा मुनरो और माहलवाड़ी से बनेगा हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये ऑलरेडी सही तो मिले थे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए, माहलवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों पर लागू की गई थी और इसमें शामिल थे, तो माहलवाड़ी बताइए कहाँ कहाँ पर लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी, देखिए गंगा घाटी में, दोआब के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में। ठीक है, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। मध्य भारत के कुछ भागों में, मराठों के अधिकृत क्षेत्रों में और पंजाब में। तो ये ऑप्शन नंबर डी है आंसर। ठीक है, 40वें का ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 41वां नंबर क्या कहता है, 41वें नंबर को देखते हैं। ठीक है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम, तो ये 1885 में आया था। आगे देखिए अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक, तो ये 1886 का है। दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 का है। मध्य प्रांत काश्तकारी नियम, तो ये 1883 का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही तो मिले थे। आगे देखिए 82 नंबर क्या कहता है, शिक्षा। ठीक है, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंकलन विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र। ठीक है, मैकाले का जो पत्र आया था 1835 में, या फिर इसको कहा जाता है मैकाले की नीति। ठीक है, मैकाले की शिक्षा नीति 1835 में आई थी, कई बार पूछा है, याद रखना 1835। ठीक है, तो मैकाले ने जो शिक्षा नीति बनाई थी, तो उसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकारा गया था, तो ये बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि मैकाले का संबंध किससे है, तो ये अंग्रेजी शिक्षा से है। ठीक है, हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा लेकर आया था ये, और कब, 1835 में। ठीक है, समझ गए होगे, ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा बोर्ड्स का घोषणा पत्र 1854 में जो जारी हुआ था। आगे देखिए, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य करने वाला विधेयक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया था, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो ये किया था, ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए 45वां नंबर क्या कहता है। ठीक है, 45वां नंबर देखिए, शिक्षा से संबंधित आयोग की पहचान करें। ठीक है, इनमें बताना कौन कौन सा शिक्षा से संबंधित था। तो देखिए, ठीक है, ये चारों ही थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये चारों ही शिक्षा से संबंधित है, और इनका कई बार मिलान करने के लिए पूछा है, तो आप इनका सन देख लीजिए। ठीक है, ये चारों ही शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 46वां नंबर देखिए, किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दी जाए। ठीक है, और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे। ठीक है, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था ऑप्शन नंबर ए, अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत। ठीक है, अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत कहा गया था इसको। आगे देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। तो ये कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। आगे देखिए, हिंदू कॉलेज। ठीक है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, जो कि 1817 में 1817 में बना था, जो कि पाश्चात्य वृद्धि के उच्च शिक्षा देने के लिए, ठीक है, उच्च शिक्षा देने के लिए प्रथम कॉलेज कहा गया था। तो जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये पूछा जा रहा है कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता में जो था, तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये की थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेविड हेयर ने। ठीक है, और ये पूछ रहे किसके साथ मिलकर की थी, तो राजा राम मोहन राय के साथ। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय दस्तकार उद्योग के पतन के प्रमुख कारण क्या थे, तो भारतीय दस्तकार के
पतन के प्रमुख कारण थे। तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों को तैयार माल पर कम से कम मूल्य पर लेना। ठीक फ्रेंड्स, जो भारतीय माल बनाते थे तो वो कम कीमतों पर खरीदते थे अंग्रेज। ठीक फ्रेंड, ये प्रमुख कारण था पतन का। आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण। ठीक फ्रेंड, ये भी कारण था। आगे देखिए तीसरा, इंग्लैंड में आयात की जाने वाली वस्तुओं पर भारी टैक्स लगा देते थे ये अंग्रेज। ठीक फ्रेंड, ये तीनों कारण थे। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, 50वां देखिए, भारत में उद्योगी। ठीक फ्रेंड, भारत में अनुउद्योगीकरण यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्राग उद्योगीकरण की अवधि क्या है? तो ये प्राग उद्योगीकरण की अवधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, 1800 से 1850। आगे देखिए, भारत में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कब आरंभ हुई थी? तो भारत में औद्योगिक स्थापना हुई थी 1850 में। आगे देखिए, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की थी? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई। तो ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विलियम बेंटिक ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, बैटिस्ट मिशनरियों। ठीक फ्रेंड, बैटिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जुसोवा, मार्समैन, विलियम कैरी और विलियम बोर्ड ने श्रीरामपुर ठीक फ्रेंड्स, श्रीरामपुर या फिर श्रीरामपुर ठीक फ्रेंड्स की स्थापना की अपना कार्य क्षेत्र चुना। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि जो ये थे बैटिस्ट मिशनरी थे, जो इनमें त्रिमूर्ति थी, जुसोवा, मार्समैन, विलियम कैरी और विलियम बार्ड ने जो ये श्रीरामपुर है इनको अपना कार्य क्षेत्र चुना था, जिस कारण इन्हें श्रीरामपुर त्रियई के नाम से जाना जाता है। तो ये श्रीरामपुर कहाँ स्थित है? ठीक है ना, तो ये राम कहानी जरूरी लिखनी थी। इसमें सीधा पूछा जा रहा है कि जो श्रीरामपुर है ये बंगाल में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखना। आगे देखिए, भारत में रेलवे का निर्माण के प्रमुख कारण क्या थे? तो ये बताइए। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया ना कि भारत में चाहे अंग्रेज कुछ भी कर दें, शिक्षा ले आए, रेल बिछा दें, कुछ भी कर दें, तो उनको सिर्फ अपने व्यापार में लाभ कमाना था। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए पहला पढ़ते हैं। ब्रिटिश उद्योगों की उत्पत्ति, वस्तुओं को तेज़ी से खपत और ब्रिटिश वस्तुओं के लिए भारत में विभिन्न भागों में कच्चे माल की पूर्ति करना। ठीक फ्रेंड्स, विस्तृत भारतीय समाज को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। ठीक फ्रेंड्स, आंतरिक विद्रोह और बाह्य आक्रमण के दौरान सेना को तेज़ी से आगमन करना। ठीक फ्रेंड्स, तो इसलिए इन्होंने रेलवे लाइन बिछाई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि जो लड़ाई वगैरह हो तो हमारी सेना तेज़ी से रेल में बैठ कर आ सके इंडिया। ठीक फ्रेंड्स, जो हमारा तैयार माल है वो हम जल्दी से जल्दी ब्रिटेन में भेज सकें। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ये इन्होंने रेल बिछाई थी किसको? नमक ढोने के लिए। और नमक कहाँ से आता? तो हरियाणा के फारूक नगर से। ठीक है, फारूक नगर पड़ता है हरियाणा के गुड़गांव जिले में। ठीक है, आगे देखिए 55 नंबर क्या कहता है? किसने भारत में रेलवे की स्थापना में आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या फिर जननी की संज्ञा दी जाती है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये दी जाती है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स को। आगे देखिए, पहली आधुनिक पटसन मिल। ठीक है, पटसन मिल या फिर जूट मिल भी लिखा मिल सकता है। तो ये पहली पटसन मिल कहाँ लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी बंगाल में, सिसरा बंगाल में। ठीक है, आगे देखिए, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, ठीक है, 58 नंबर क्या कहता है? बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया है। ठीक है ना, बिखरे हुए स्वायत्त गांव में कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया है, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था बुकानन ने। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय राजाओं के द्वारा लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था। ठीक है, लेना सूर्य के द्वारा पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में फिर से भूमि को उर्वरता देने के लिए वापस आ जाता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न कर से इंग्लैंड में वर्षा करता था। ये अजीब ही क्वेश्चन है और देख लीजिए इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसा कहा था CR दत्त ने। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, हमारी पद्धति। ठीक है, ये देखिए, ये एक पंक्ति कही गई थी या फिर ये लाइन कही गई थी। ठीक है, ये हमारे देश के बारे में कही गई थी हमारी। ठीक है, ये जॉन सुलीवन कहता है। तो देख लीजिए इन्होंने क्या कहा था, एक घटिया बात कही थी इसने बहुत ही।
देखिए इन्होंने कहा था कि हमारी पद्धति यानी कि अंग्रेज़ों की जो टेक्नोलॉजी है ना, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। ठीक है ना, बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। गंगा के तटों से सभी अच्छी वस्तुओं को सोखकर टेम्स नदी के तटों पर उन्हें निचोड़ देती है। तो ऐसा कहा था जॉन सुलीवन ने। ठीक है ना, सिंपल वे में समझिए। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो भारत की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तु है ना, जैसे सोना चांदी जो भी है, बढ़िया बढ़िया कपड़े, सूती मिल के कपड़े वगैरह, तो ये हमारी पद्धति इस तरह से काम करती है कि गंगा के तटों से यानी कि भारत से सब कुछ सोख कर इंग्लैंड, ठीक है ना, इंग्लैंड की गंगा कहा जाता है टेम्स को। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ग्रुप सी डी के एग्जाम में कि इंग्लैंड कौन सी नदी के किनारे स्थित है, फिर लंदन कौन सी नदी के किनारे है, तो टेम्स, और इसको टेम्स की गंगा भी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना। तो ये जॉन सुलीवन कहता है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है कि हमारे इंडिया से मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ें हम सोकर इंग्लैंड, जो ये इंग्लैंड बसा हुआ है ना टेम्स नदी के किनारे, हम यहाँ पर जाकर इसको निचोड़ देते हैं। मतलब सारी वस्तुएं इंडिया से ले जाकर इंग्लैंड में भेज देते हैं। तो ऐसा कहा था जॉन सुलीवन ने। ठीक है, समझ गए होगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, याद रखना। आगे देखिए 61 नंबर क्या कहता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों का राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या कहता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये कराची अधिवेशन 1931 में। फ्रेंड्स, और इसी कांग्रेस कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कराची का अधिवेशन मार्च 1931 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी, ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के कई बार पूछा है। तो चलिए देखते हैं मिलान करके। फ्रेंड्स, स्ट्रेची आयोग के गवर्नर आया था। फ्रेंड्स, स्ट्रेची आयोग आया था 1880 में, तो उस टाइम गवर्नर जनरल था लिटन। फ्रेंड्स, लियाल आयोग आया था 1887 में, उस टाइम गवर्नर जनरल था एल्गिन। फ्रेंड्स, ये आया था मैकडोनल्ड। ठीक है, मैकडोनल्ड आयोग आया था 1900 में, तो उस टाइम झंडू करजन का कार्यकाल था। आगे देखिए बुढ़ेग आयोग आया था, उस टाइम लॉर्ड पावेल का आयोग कार्यकाल था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए। स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए, ये ऑलरेडी सही से मिले थे 20 में। स्टूडेंट 64वां नंबर देखिए, 64वां नंबर क्या कहता है, ये कहता है 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देश का भीषण काल थी। ठीक है, भीषणतम अकाल कब पड़ा था। ठीक है, तो ये अकाल पड़ा था बंगाल में। ठीक है, 20वीं शताब्दी का सबसे भीषण अकाल पड़ा था 1942 से 48 में बंगाल में। ठीक है, और इसमें लगभग कम से कम 90 लाख लोग मर गए थे। ठीक है, हमारे देश के। ठीक है, तो याद रखना बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था 20वीं शताब्दी में 1942 से 48 में। ठीक है, लगभग 90% आबादी खत्म हो गई थी किसकी, बंगाल की। और उस टाइम बंगाल में उड़ीसा और बिहार भी आते थे। ठीक है, उड़ीसा की लगभग 50% आबादी खत्म हो गई थी। ठीक है, ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा रखा। कि देखिए 65 नंबर क्या कहता है, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए थे। तो बताइए कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए थे। तो ये हो जाएगा जूट हुआ था, कोयला हुआ था, लोहा इस्पात, स्टूडेंट्स, और सूती वस्त्र। ठीक है, टेक्नोलॉजी की जानकारी अंग्रेजों के पास थी, बट उन्होंने मशीन के पुर्जे वगैरह ये सब इंग्लैंड से बनकर आते थे। ठीक है, तो चौथा गलत है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। स्टूडेंट्स, आगे देखिए 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, तो उसकी अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे देखिए अकाल को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया। तो बताइए ये कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1833 में। ठीक है, एक ही अकाल नहीं पड़ा था हमारे देश में। कभी आप कह दो कि बंगाल में, तो अभी बता रहे थे आप जो 42 से 43 में पड़ा था, बहुत सारे अकाल पड़े थे हमारे देश में। ठीक है, तो उसके लिए अकाल आयोग को रोकने के लिए एक समिति बनाई गई थी। तो कब बनाई गई थी, 1843 में। ठीक है, आगे देखिए भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ था। तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में। आगे देखिए रेलवे लाइन के लिए प्रत्यक्ष रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ किया गया था। तो रेलवे के विकास के लिए जो बजट अलग से प्रस्तुत किया गया था, तो वो कब से स्टार्ट हो गया था, तो वो हुआ था 1925 से। आगे देखिए ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने या बसने की अनुमति मिली थी। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मिली थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1833 के चार्टर्ड एक्ट में कहा गया था। आगे देखिए द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रमेश चंद्र दत्त। आगे देखिए भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये पूछा जा रहा है भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ। तो सन बताना है, तो सन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर
1913। ठीक है, बी हो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 73 नंबर क्या कहता है, अंग्रेज घुसपैठ में भारत के करगे को तोड़ डाला। ठीक है, अंग्रेजी घुसपैठ ने या फिर अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करगे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर डाला। तो यह कथन किसने कहा था, तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। 74वां नंबर देखिए, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी गई है। अनिष्टों का अनिष्ट कहा था दादा भाई नौरोजी ने, तो ये धन का निकास। ठीक है, क्योंकि हमारे देश की उस टाइम आए, ठीक है, 1868 की बात है। ठीक है, उस देश में हमारे देश की जो वार्षिक आय थी 20 रुपये प्रति साल। ठीक है, एक व्यक्ति की पूरे साल में 20 रुपये कमा पाता था। उस टाइम डीएम की तनख्वाह थी 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये ये दादा भाई नौरोजी ने बताया था, जो एक पुस्तक लिखी थी ना, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, उस टाइम दादा भाई नौरोजी ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी उसमें बताया था कि एक व्यक्ति की आय 20 रुपये थी प्रति साल। ठीक है, पर ईयर। ठीक है, आगे देखिए 75वां नंबर क्या कहता है, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र से टकराते हैं किसका था। ठीक है, तो ये बताइए किसने कहा था, तो ये ऐसा कहा था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, दोबारा देख लीजिए, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी, कई बार बता दिया। ठीक है, आगे देखिए भारतीय अर्थवेदों में शामिल है। ठीक है, भारतीय अर्थविदों में क्या क्या शामिल है, तो बताइए, ये हो जाएगा क्या क्या शामिल है। ठीक है, तो ये सारे ही शामिल हैं, दादा भाई नौरोजी, सी.आर. दत्त, एम.जी. रनाडे, गॉडगिल, ठीक है, बालकृष्ण गोखले और के.टी. शाह। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, ये सारे ही शामिल हैं। आगे देखिए सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1916 में। आगे देखिए पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजन किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, 1907 में। ठीक है, 1907 में। और क्या हुआ था, कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, सूरत का अधिवेशन था, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, 1925 में। ठीक है, 1925 द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष थे तो एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया। आगे देखिए 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में। ठीक है, कानपुर याद रखेंगे। और अध्यक्षता किसने की थी, सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, कई बार पूछा है तो इसलिए मैं बताते हुए चल रहा हूँ। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना अन ब्रिटिश पदावधि का उपयोग किया था, तो अन ब्रिटिश पदावधि का प्रयोग किसने किया था, तो कई बार बता चुका हूँ, अन ब्रिटिश का उपयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने, अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, आगे देखिए भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बिछाई गई थी, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये झंडू बाम डलहौजी के कार्यकाल में। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेश शासन का परिणाम नहीं था, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सामंतवाद का विनाश। ठीक है, आगे देखिए 84 नंबर क्या कहता है, 1813 से पहले भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक शोषण के रूप में भारतीयों का आर्थिक रूप में शोषण करने के लिए अपनाया नहीं गया था, तो कौन सा उपाय नहीं अपनाया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्री ट्रेड पॉलिसी, यानी कि मुफ्त व्यापार नीति। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए यूपीएससी के क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसे भयानक क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। ठीक है, आगे देखिए दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए बहन का सिद्धांत, यानी फिर ड्रेन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, बहन सिद्धांत शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा एक समुचित रूप में परिभाषित था। ठीक है, तो इसमें बताना कौन सा एक इस पुस्तक में परिभाषित था, तो चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या कहा था, भारत की राष्ट्रीय आय या कुल वार्षिक उत्पादन एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा है, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि भारत में प्रति व्यक्ति आय थी वो 20 रुपये उस टाइम। ठीक है, पर ईयर एक आदमी एक साल में 20 रुपये कमा पाता होगा। ठीक है, वही बात यहाँ पर बताई गई कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का कुल वार्षिक उत्पादन का एक हिस्सा इंग्लैंड को भेज दिया जाता था। ठीक है, यही मैंने बताया आपको। ठीक है, मैंने शुरू में ही बताया ना कि जब इंग्लैंड भारत में, क्या बोल रहा हूँ, अंग्रेज भारत में आए थे, उन्होंने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब था, लाभ से। ठीक है, आगे देखिए भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम
चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का एक महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियाँ होम चार्जेस की संबंध में थी या फिर कौन से घटक थी? ठीक है, होम चार्ज के यहाँ पर संगठक बताना कौन कौन से थे, तो बताइए कौन कौन से थे। तो देखिए पहला क्या कहता है, इंग्लैंड में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाने वाली विधि थी। आगे देखिए भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन हेतु प्रयोग में लाई गई विधि। ठीक है, तीसरा देखिए भारत के बाहर हुए युद्धों से लड़ने व अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई गई निधि। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन इधर है क्या, आगे देखिए किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट पेंसिल्वेनिया है क्या कहीं, तो ये देखिए द ग्रेट इंडियन पेंसिल रेलवे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 88 नंबर क्या कहता है, रैयतवाड़ी। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा कीजिए। ठीक है, नहीं तो पता लगे करना क्या था और करके क्या आ गया। ठीक है, तो यहाँ बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, किसानों द्वारा सीधे सरकार को कर दिया जाता था या लगान दिया जाता, तो ये सही है। ठीक है, पहला सही है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा देखिए कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता, तो ये शुरू में ही बता दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये तीनों ही सही है। ठीक है, आगे देखिए दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वाधिक प्रभाव देन थी। ठीक है, ये बताना है यहाँ पर कि जो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्होंने इस बात को व्यक्तित किया था कि, ठीक है एक सेकेंड, ठीक है, इन्होंने इस बात को व्यक्तित्व किया था कि, ठीक है, ये देखिए कि ब्रिटेन भारत में की आर्थिक शोषण कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार अधिकारी को कब खो दिया था? तो 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया था। ठीक है, 1933 का। ठीक है, 1833 का चार्टर्ड एक्ट था, तो इसने चाय और चीनी पर भी व्यापार बंद कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। ठीक है, लास्ट में थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो या आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा चौथा पार्ट था, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।